Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In business for class 11, today we understand about the chapter number 2, that's name is forms of business organization. Our today's topic is joint stock company, advantage of a company, disadvantage of a company. तो जैसा कि हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, तो पहले डिटेल समझ लेते हैं. The company from form of organization, the company form of organization is considered to be the most suitable for the organizing business activities on a large scale. मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को लार्ज स्केल पे परफॉर्म करने का काम करता है. यानी लार्ज स्केल पे किसी बिजनेस एक्टिविटी को किया जाए तो उसके लिए सबसे सूटेबल फॉर्मेशन होता है जॉइंट स्टॉक company. It has advantage of attracting the huge capital from the public. इसके पास क्या एडवांटेज होता है कि ये अट्रैक्ट करने का काम करता है किसको, ह्यूज कैपिटल को. कहाँ से, लोगों से. ये लोगों से क्या कर सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल को अरेंज करने में अट्रैक्टिव मोड को प्ले करने का काम करता है. विद एडुकेट कैपिटल it can employ the trained and experienced managers to run the business activities efficiently. तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें जब बड़ा होता है, लार्ज सेक्शन होता है, ये बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सभी चीज़ों को फोकस करते हुए देखा जाए तो इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे विद एजुकेट, इसके साथ क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं और मैनेजर जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है जो बिज़नेस को इफ़िशियंटली करने का काम करता है. यानी कि अच्छे तरीके से बिज़नेस को चलाने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में कौन कौन होते हैं, एक ट्रेंड एम्प्लॉय होता है, एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं. डेफिनेशन की अगर बात करते हैं ऑथर्स के थ्रू, तो जस्टिस लैंडी क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी इट meant as and the association of a persons who contribute the money or the money's worth to the common stock and employ it for some common purpose. तो जैसा कि इन्होंने कहा कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ मीन्स एज एसोसिएशन. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर बात करें तो ये एक एसोसिएशन के रूप में होता है, ठीक है, ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी, जो क्या करते हैं, मनी को कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, मनी वर्थ को लेके कॉमन स्टॉक को मेंटेन करने का काम करते हैं, एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पज़, और उसको क्या करते हैं, कुछ कॉमन पर्पज़ के लिए यूज करने का काम करते हैं. दूसरे फॉर्मेशन में देख लें, चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इंडिविजुअल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, और इंडिविजुअल होता है, ये इंटेंजिबल होता है जो दिखाई देता है, इनविजिबल, इंटेंजिबल, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो केवल लॉ के थ्रू देखा जा सकता है. यानी कि हम एक लॉ में इसको इंडिकेट करके ये मानते हैं कि ये कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है. यानी कि कंपनी जो होती है वो उस तरह से देखें तो इंडिविजुअल पर्सन होती है. हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की. तो इसमें पहला फीचर्स क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. इसके पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है इसके पास. अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एक कंपनी के पास क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी इस कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है. अ कंपनी कैन कैरी ऑन द बिजनेस इट्स ओन नेम. कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को अपने नाम से कैरी ऑन करती है, एंड इट कैन बी बाय अ सेल ऑफ एसेट्स in its own name. It can either into the contract with outsiders in its own name. ये क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को, अपने एसेट्स को खरीदने बेचने का काम कर सकती है, ठीक है, अपने नाम से. इसके साथ साथ वो दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी आने का काम कर सकती है अपने नाम से. द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर द सेपरेट इंडिविजुअल्स. अब यहाँ पे एक चीज़ और कहता है कि कंपनी और इसके मेंबर जो होते हैं सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं. यानी कंपनी अलग होती है और मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं. दोनों का अलग अलग अपना अस्तित्व होता है. हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे हमने पहले कहा कि कंपनी जो होती है इंडिविजुअल पर्सन होती है,
ठीक है, दिखाई तो नहीं देती लेकिन इसको लॉ के थ्रू माना जाता है कि कंपनी एक पर्सन है। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन की जब बात करते हैं, अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बींग्स। कंपनी जो होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बेसिस पे क्या नहीं रखती भाई, उसके पास उसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती, उसका अपना स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट ये भी क्या होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के थ्रू क्रिएट करने का काम किया जाता है। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर। इसके ऑपरेशन को यानी इसकी एक्टिविटीज़ को क्या कहता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, इलेक्टेड पर्सन्स के थ्रू। यानी कि इसमें जो लोग सेलेक्टेड या इलेक्टेड लोग होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है या जिनको सिलेक्शन दिया जाता है, इन लोगों के माध्यम से इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं, उसको परफॉर्म करने का काम किया जाता है। उनको क्या कहते हैं, नोन एज अ डायरेक्टर्स, उनको डायरेक्टर्स के रूप में देखा जाता है। तो ऑल दो द बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी, इस तरीके से देखा जाए पूरे टाइम में बिजनेस क्या होती है, कंपनी के नाम से ही रन करने का काम करती है। यानी कि कंपनी अपने नाम से बिजनेस को रन करने का काम करती है। अब इसमें अगली चीज़ आती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं, इट इज़ लार्जली द कंपलसरी फॉर द कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। आज के टाइम में जो कुछ परफॉर्मेंस में चेंजेस आए हैं, कुछ मोड में 2013 को अप्लाई किया जाता है। यानी कि कंपनी को कंपनी होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कंपनी कंपनी के रूप में लीगल एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकती। यानी कि उसकी जो लीगल पहचान है, जो लॉ के थ्रू पहचान है, वो उसको नहीं मिल सकती। परपेचुअल सक्सेशन की अगर बात करते हैं तो अ कंपनी हैज़ अ कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन इट्स मेंबर एंड डिपेंड्स ऑन इट्स मेंबर। तो नॉर्मली देखें तो कंपनी क्या है, कंपनी का अपना लीगल कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी की अपनी लगातार पहचान होती है, कंपनी लगातार रन करती है, वो अपने मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी जो होता है एक लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है, ठीक है, एंड ओनली कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्ट, और लॉ के थ्रू ही इसको बंद करने का काम किया जा सकता है या क्लोज करने का काम किया जा सकता है। द डेथ इंसॉल्वेंसी इनकैपेसिटी ऑफ अ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। किसी मेंबर्स के डेथ हो जाने से, मर जाने से, या कंपनी के इंसॉल्वेंस हो जाने से यानी कि घाटे में आ जाने से, कंपनी के इनकैपेसिटी फॉर्मेशन में आने से, किसी भी तरीके का अगर कोई अफेक्ट होता है मेंबर्स को या कंपनी को, तो उसमें कंपनी क्या है, कंपनी तब भी रन करती रहती, कंपनी का के नाम पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि कंपनी क्या कहते हैं, मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द कंपनी एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। ये सारे मेंबर्स कंपनी के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। द मेंबर्स मे कम एंड मेंबर्स मे गो, मेंबर्स आते हैं और जाते हैं, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, और कंपनी लगातार चलती रहती है। जिस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स अगर आते रहते हैं तो फॉर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी तरीके से जब अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में भी इसके मेंबर्स आए जाएं, डायरेक्टर्स बदले, लेकिन कंपनी तब भी चलती रहती है। द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एंड थ्रू द लीगल प्रोसीजर ऑफ वेंडिंग अप। केवल लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू, अगर गवर्नमेंट या जजमेंट कोई ऐसा आता है जिसके थ्रू कंपनी को बंद करने की बात की जाती है, तो कंपनी को बंद किया जा सकता है। ये इसका परपेचुअल सक्सेशन की बात करता है। अब हम बात करते हैं कॉमन सील की। तो इस कॉमन सील का सेंस ये होता है कि इसका अपनी खुद की पहचान होती है, खुद का अपना इसका मुहर होता है। तो नॉर्मली कॉमन सील की बात करें तो ब्रिंग द आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन। आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से कंपनी क्या कर सकती है, साइन नहीं कर सकती। देयर इज़ अ नीड ऑफ अ कॉमन सील। वहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन सील की रिक्वायरमेंट होती है। सील का सेंस समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि अक्सर कई कंपनियों में, ठीक है, कुछ ऐसे बने हुए मुहर होते हैं, ठीक है, जो हर जगह पे लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जो आप देखिए, प्रिंसिपल सर का भी अपना एक सिंबल है, वो प्रिंसिपल सर लगाते हैं तो ये आइडेंटिफाई होता है कि ये प्रिंसिपल सर का है। ठीक इसी तरीके से कंपनी का भी क्या होता है, कॉमन सील होता है विद द नेम इनग्रेव्ड ऑन इट, जहाँ पे क्या होता है, उस सील के ऊपर कंपनी का नाम होता है। द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो कंपनी की एक्टिविटी होती है उसको ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू कैरी करने का काम किया जाता है। यानी कि लोगों का समूह उसको क्या करता है, चलाने का काम करता है। द एनीवन एक्टिंग
on behalf of the company can use the name common seal in the place of signature of the company to bind the company. अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है, तो वो कंपनी के सील को इस्तेमाल करके कंपनी के साथ बाइंडिंग जनरेट करने का काम कर सकता है। यानी कि कंपनी का जहाँ मुहर लग जाता है तो कंपनी लीगली उसको अप्रूवल दे देती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है। तो एनी डॉक्यूमेंट्स which does not bear the common seal of the company is not binding the company। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स अगर कंपनी का सील उस पर या सील मुहर नहीं लगा हुआ है तो कंपनी को वो किसी तरीके से बाउंड नहीं कर सकता। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जो बेहतर चलता है और उस कंपनी का कोई सर्टिफिकेशन उस पर नहीं है उस प्रोडक्ट को लेके, तो कंपनी पे आप कभी कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर सर्टिफिकेशन है तो कंपनी के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेबिलिटी ऑफ शेयर होता है द कंपनी और द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द शेयर। शेयर इज अ टीनी पार्ट ऑफ द कैपिटल। कंपनी के शेयर्स को क्या कहता है? कंपनी के कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द शेयर ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफॉरेबल बाई इट्स मेंबर। तो जो कंपनी के शेयर होते हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉरेबल होते हैं इनके मेंबर्स के थ्रू। यानी कि हर एक मेंबर शेयर होल्डर्स होता है अगर देखा जाए तो इस तरीके से, या हर एक मेंबर क्या कर सकता है? इससे कहते हैं शेयर ऑफ द कंपनी इज़ फ्रीली ट्रांसफॉरेबल बाय इट्स मेंबर। जो मेंबर होता है वो अपने शेयर्स को फ्रीली बिना किसी फाउंडेशन के ट्रांसफ़र कर सकता है। अ शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विथड्रू हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर। एक शेयर होल्डर क्या कर सकता है? वो फ्री है, वो सोचने के लिए ये फ्री है कि उसको उस कंपनी के साथ मेंबरशिप में बने रहना है या नहीं बना। अगर नहीं रहना है तो वो शेयर्स को क्या कर सकता है? बेच के अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता है। द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट बी ईजिली ट्रांसफर्ड। देखिए पब्लिक कंपनी का तो ईजी से ट्रांसफ़र होता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उस शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं किया सकता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल की जब बात करते हैं, द कंपनी फ्रॉम फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी होती है वो पूरी तरीके से जो उसका कंट्रोल्ड होता है वो शेयर होल्डर्स के बेसिस पे होता है, शेयर होल्डर्स करते हैं। तो दिस शेयर होल्डर्स इलेक्ट द देयर रिप्रेजेंटेटिव हु कॉल्ड डायरेक्टर। तो ये शेयर होल्डर क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का काम करते हैं या इलेक्ट करने का काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं। और ये डायरेक्टर फिर क्या करता है? कंपनी को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। द डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी बाय द अपॉइंटिंग द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। वो क्या करता है? कंपनी के एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट को अपॉइंट करके क्या करता है? कंपनी को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज़ की। अगर बात करें तो एक चीज़ सिंपल सी बात है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का सेंस में अगर बात करें तो शेयर होल्डर जिसके पास जितनी शेयर्स होती हैं उसकी लाइबिलिटीज उतनी ही होती है। द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। मतलब मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है कंपनी में, कितना शेयर उसके पास है कंपनी का, उसी के हिसाब से उसकी लाइबिलिटीज़ होती है। अगर उसके पास शेयर ज़्यादा है तो लाइबिलिटी भी ज़्यादा होगी, कंपनी के शेयर कम है तो उस लाइबिलिटी कम होगी। फॉर द एग्जांपल, अ पर्सन हु परचेज द 1000 शेयर ऑफ अ वैल्यू 10 ईच, देन हिज लाइबिलिटी इज़ टू बी लिमिटेड अप टू द 10,000 ओनली। अगर एक शेयर होल्डर है जो 1000 शेयर करता है जिसका रेट क्या है? 10 रुपये है, तो उसकी जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगी वो केवल 10,000 की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। अब बात आती है मेरिट या फिर एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा जितना शेयर उसी के हिसाब से आपकी लाइबिलिटीज़ लिमिट होती है। तो यहाँ पे कहता है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज़ लिमिटेड to extent of their share capital contribution or in the company। किसी भी मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज़ है वो उस मेंबर्स के थ्रू शेयर किए जाने वाले या कंट्रीब्यूट किए जाने वाले अमाउंट से है जो उसको वो शेयर के रूप में अपने पास रखता है। यानी कि उस शेयर ऑफ कैपिटल से है
जिसको वो परचेज करके उस कंपनी का मेंबर बनता है। अगर किसी ने 10,000 रुपये का शेयर जनरेट किया हुआ है तो वो मेंबर कितने का होगा? 10,000 का होगा। द लिमिटेड लाइबिलिटी अट्रैक्ट द मेनी पीपल to invest their money in the company form of business, as in case of loss the creditors cannot have the claim over the personal property of the members। अब एक चीज़ कहता है कि बेनिफिट को देखा जाए तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होने की वजह से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो कोई भी व्यक्ति जो मेंबर है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता। जबकि अगर देखें तो पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनरशिप में अगर पार्टनर क्या कर पा रहा था कि लीगलिटी को मेंटेन कर पा रहा था और डेप्थ को मेंटेन कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर लॉस होता था उसके फर्म में तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उसकी रिकवरी करने का काम किया सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात कर लें, सेकेंड पॉइंट, जब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या था? शेयर ऑफ द मनी कंपनी कैन बी ईजिली ब्रॉट एंड शुड सोल्ड इट इन द मार्केट। तो नॉर्मली कहता है कि शेयर ऑफ कंपनी की अगर बात करते हैं तो हम मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं और उसको आसानी से बेच भी सकते हैं। इफ़ द ऑनर ऑफ अ शेयर इज़ इन नीड ऑफ कैश, अगर मान लीजिए ऑनर ऑफ शेयर जो है वो उसको क्या चाहिए? कैश की ज़रूरत है, तो वो ईजिली इसको क्या कर सकता है? इस शेयर्स को या अपने शेयर्स को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। ईजी ट्रांसफॉर्मेबिलिटी ऑफ अ शेयर ब्रिंग्स द लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ईजी ट्रांसफॉर्मेबिलिटी की अगर बात करें, आसानी से, यानी कि अगर हम देखें तो हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसको आसानी से अगर बेचने की पॉसिबिलिटी जनरेट होती है तो वो लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता है। हमें जब ज़रूरत होगी हम खरीद लेंगे, जब ज़रूरत होगी हम उसको बेच देंगे। एट एनी टाइम द शेयर इन्वेस्टमेंट कैन be converted into the cash and the same amount can be used by the share of another company। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है वो क्या कर सकता है? अगर उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो शेयर होल्डर है, उस कंपनी से उसको रिबेट अच्छा नहीं मिल रहा है या कोई सी प्रॉब्लम की वजह से या पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो चाहता है कि उस शेयर्स के उस कंपनी के शेयर्स को क्या किया जाए? बेच दिया जाए, तो वो उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है और चाहे तो दोबारा दूसरी किसी कंपनी में शेयर्स को खरीदने का काम कर सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस की अगर बात कर लें तो नॉर्मली कहता है द कंपनी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉय द परपेचुअल सक्सेशन एज इट हैज़ द सेपरेट एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन को भी, ये एग्जिस्टेंस को भी मेंटेन करता है। नॉर्मली कहता है द कंपनी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस एंजॉय द परपेचुअल सक्सेशन। इसका अपना खुद का अस्तित्व होता है, ये एक इंडिविजुअल के रूप में मेंटेन करता है अपने आप को, इस पर से परपेचुअल सक्सेशन इसकी बनी रहती है। एंड इट हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसकी अपनी खुद की पहचान होती है। इट इज़ द फॉर्म बाय द लॉ एंड कैन बी एंड बाय द लीगल प्रोसीजर ऑफ द वेंडिंग अप ओनली। इसके फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये फॉर्मेशन में तब आता है, ये लीगल फॉर्मेशन में तब लॉ के थ्रू आता है। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में अगर रजिस्ट्रेशन कराते तो ये फॉर्मेशन में आता है और उसी तरीके से लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही इसको बंद किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो या इंसॉल्वेंसी में कन्वर्ट होता है, वो इनकैपेसिटी में आता है, यानी कि वो इस लायक नहीं है कि बिजनेस को चला सके या कुछ और कर सकें, तो ये सारी चीज़ें क्या होती, कंपनी के अपने खुद के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात करें तो इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस देयर इज़ अ मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। भैया क्यों? क्योंकि पैसे यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो जब लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पास होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी ये तेज़ी से करेगा। द कंपनी हैज़ अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो हाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब ज़्यादा पैसे लगा रहा है तो इसका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दे कैन ईजिली यूज़ द लार्ज अमाउंट टू अकर्ड और द रिटेंड प्रॉफिट फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये क्या कर सकते हैं? इस प्रॉफिट वाले अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के या कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ में। अब बात होती है इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि जब कंपनी में ज़्यादा पैसा लगता है तो वहाँ पे जब जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट को
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिले वो क्या करता है, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या करता है, हायर करता है और उनको हायर करने के बाद अपने काम को करने का काम करता है। तो नॉर्मली कहता है इफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि एक कुशल मैनेजमेंट होता है यहाँ पे। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ अ ह्यूज फंड एट इट्स डिस्पोजल, यानी खर्च करने के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत बड़ा फंड होता है। इट कैन ईजिली अफोर्ड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू परफॉर्म द मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज़। जब इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा होता है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठा रहता है, तो ये क्या करता है, किसी ऐसे वैसे किसी को भी न जॉब देके वो क्या करता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को जिसके पास अच्छी मैनेजर स्किल होती है उन सभी, या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ होती है जैसी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे लोगों को ये क्या करता है, हायर करने का काम करता है। और द एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड पीपल इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के इफिशियंसी को, यानी कि काम करने की जो कुशलता होती है, क्वालिटी जो होती है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने का काम करते हैं और अच्छे तरीके से कंपनी के काम को परफॉर्म करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशियंटली वर्क करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो भी कंपनी की बात है तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्योंकि ज़्यादा आता है उसके पास। The biggest advantage of the company form of business is that it can collect the large amount of a capital by issuing the share to the general public। कंपनी क्या करती है, बड़े अमाउंट को कलेक्ट आसानी से करती है। कैसे, वो क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है जनरल पब्लिक में। अब हम बात करते हैं, द पीपल हैविंग अ स्मॉल सेविंग्स कैन ऑल्सो बाई द शेयर ऑफ अ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ वेरी स्मॉल। तो ये अगर हम जब शेयर को वो क्या करती है, इशू करती है, तो वो उसका प्राइस इतना कम होता है कि जिसके पास बहुत कम सेविंग्स होती है वो भी क्या कर सकता है, शेयर्स को परचेज करने का काम करके अ पार्ट ऑफ कंपनी बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम द शेयर द कंपनी कैन कलेक्ट द फंड्स बाई राइजिंग लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बाई द इशूज़ द डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़। इसके साथ साथ शेयर के साथ साथ कंपनी क्या करती है, शेयर के साथ साथ अगर कंपनी को और पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करती है, डिवेंचर इशू कर देती है, बोरोइंग फंड्स को जनरेट कर लेती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेती है। तो इस तरीके से वो बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर पाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है डिमेरिट्स। जब डिमेरिट्स की बात करते हैं, क्या है भाई, तो इसमें होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसका। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व द लार्ज लेंदी एंड द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। जब कंपनी को शुरू करते हैं तो इसका जो प्रोसीजर होता है लेंदी होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब आसानी से नहीं हो पाता है। द मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू be completed and many documents have to be prepared and submit। चीज़ों को, यानी कि कंपनी को फॉर्मेशन में लाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके उसको सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। द वेरियस परमिशन हैव टू बी ऑब्टेन, और बहुत तरह से परमिशन भी लेने पड़ते हैं टू बी परफॉर्म द एक्टिविटीज़। एक्सपर्ट्स आर हायर्ड हु चार्ज हाई फी। इसके साथ साथ क्या, पहली चीज़ तो हमें डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे पूरे करने पड़ते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, साथ ही साथ इसके साथ हमको अगर अच्छी एक्टिविटीज़ को या बेहतर परफॉर्मेंस करने पड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है जो कि ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन फ़ी हैव टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी हमें रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन है। हम बात करते हैं लैक ऑफ सेक्रेसी की बात कर रहे हैं। As per the Companies Act 1956, the company is required to be provide a lot of information to the officer of the registrar of a companies। अगर देखें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर देखें 1956 में जो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की बात करती है तो कंपनी को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो सच एज इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो, और वो इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कराना पड़ता है। यानी कि जो कंपनी अपना इन्फॉर्मेशन रखती है वो सभी को उसको शो करना पड़ेगा। सो देयर फॉर द डिफ़िकल्टीज़ टू मेंटेन द कंप्लीट सिक्रेसी अबाउट द
ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज। अब इस तरीके से क्या है, जब सभी को बताएंगे तो वहाँ पे जो सेक्रेसी होनी चाहिए कंपनी के परफॉर्मेंस को लेके या कंपनी को लेके वो बनी नहीं रहती है, यानी उसके ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सेक्रेसी मतलब सीक्रेटली वो हाइड नहीं होती हैं, नॉर्मली सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अगर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे सीरियसली कहता था कंपनी कैन नॉट मैनेज बाय ऑनर्स बट इट मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर। मतलब कंपनी सीधे किसी मैनेजर्स के थ्रू मैनेज करने का काम नहीं की करती है, ये प्रोफेशनल मैनेजर्स के थ्रू, यानी कि जो कहते हैं ना कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू इसको मैनेज करने का काम किया जाता है। these managers get salaries for their services so that there is no direct relationship between the effort and reward। अभी ये जो मैनेजर्स काम करते हैं कंपनी के लिए उनको सैलरी मिलती है, इसलिए उनका सीधा सीधा कोई रिलेशनशिप जनरेट नहीं होता है किसमें, इफोर्ट और रिवॉर्ड्स में, यानी कि वो कितना भी काम करें तो जो उनको सैलरी मिलती है बस उतना ही होगा। द इंक्रीज इन द कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ मैनेजर। अगर कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होती है, कंपनी का इनकम बढ़ता है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ मैनेजर के इनकम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसको जो सैलरी मिल रही थी बस वही मिलती। तो इस तरीके से देखा जाता है यहाँ लैक ऑफ मोटिवेशन और इंसेंटिव ऑफ अ परफॉर्म एफिशिएंटली, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आती हैं, डिसएडवांटेज है। यानी कि अगर देखें तो लैक ऑफ मोटिवेशन में काम ज़्यादा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। आगे देख लेते हैं द न्यूमरस regulation। The company form of business has to comply with the various legal formalities at a different stage, and there is penalties if the company fails to meet the formalities। तो जैसा सरकार का जो रूल्स है उसको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इनकेस अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाती है तो उसको पेनल्टीज पे करना पड़ता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है अगर किसी भी तरीके के रूल्स को या फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करती है तब। अ कंपनी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। कंपनी क्या करती है, फाइल करती है, रिटर्न्स फाइल करती है, जो टैक्स वगैरह भरा जाता है उसको फाइल करने के साथ साथ क्या करती है वो एनुअल रिपोर्ट मेंटेन करती है और रजिस्ट्रार को सबमिट करने का काम करती है। दिस लीगल इंटरफेरेंस इज डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट इन अ लैक ऑफ सेक्रेसी एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड अ मनी इज स्पेंड। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो ऑपरेशन होते हैं वो रोज़ के रोज़ होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि सेक्रेसी इसमें नहीं बनी रहती है और बहुत सारे पैसे और टाइम भी खर्च होते हैं। अब हम बात करते हैं डीलिंग इन डिसीजन। डिलेइंग इन डिसीजन की अगर बात करते हैं तो डिलेइंग का सेंस आपको पता है लेट होना। अब पहले तो एक इंडिविजुअल जैसे हम लोग बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप तो वो सीधे सीधे डिसीजन ले रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डिले होता है। कैसे, इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द बोर्ड मीटिंग्स। अब बोर्ड मीटिंग क्या होती है, जितने सारे डायरेक्टर एक साथ बैठते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है और बाकी डायरेक्टर्स भी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो सारे बैठते हैं और डिसीजन लेने का काम करते हैं। And the once decision are taken, these have to be continued to the every one, which is again as a lengthy process, as the large number of the people are working in the company at a different level। देखें तो ये जो डिसीजन आता है वो सभी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे लिखा ना कि द वन डिसीजन आर टेकन these has been the कम्युनिकेटेड एवरीवन। यहाँ पे क्या होता है कि जब एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो हर एक व्यक्ति को बताना होता है और ये प्रोसीजर क्या करता है बहुत लंबा होता है, क्योंकि फर्म में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। सो द टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन इज़ अ लेंदी प्रोसेस इन द कंपनी। इस तरीके से जो डिसीजन लेना होता है और उसका इम्प्लीमेंशन जो होता है बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है एक कंपनी में। अब ऑलिगार्चिक मैनेजमेंट की अगर बात करें, ऑलिगार्चिक मैनेजमेंट की, एब्सोल्यूट ऑल्दो द वी से दैट द डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी
form of business, but the democratic sector is just only the on the paper. नॉर्मली देखें तो हम ये तो कह रहे हैं कि हाँ ये डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन में नहीं कि सभी लोग इसमें इस पर पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोगों की मीटिंग होती है, सभी लोगों का रहता है, लेकिन ये केवल पेपर पे होता है। इन रियल द प्रैक्टिस द कंपनी इज इन द हैंड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द फ्यू पीपल्स, दैट इज़ द डायरेक्टर्स। तो कंपनी की इस तरीके से बात करें तो कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो कुछ लोगों के हाथ में होता है जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। द डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी, और डायरेक्टर्स का पूरी तरीके से क्या होता है, कंट्रोल होता है पूरी कंपनी में। अगर इस तरीके से देखें तो पूरी तरीके से अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो वो अपने मन से नहीं कर सकता, यानी कि जो मोटिवेशनली अगर कुछ नया इंटरेस्टेड लेके आता है, कुछ नया सीख के आता है। यहाँ पे आगे देख लीजिए, दिस पीपल टेक द डिसीजन कीपिंग माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फोकस करते हुए लेते हैं और बेनिफिट को फोकस करते हुए, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनीज। वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर और कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं, उनको इग्नोर करते हुए सारे डिसीजन अपने प्रॉफिट को फोकस करते हुए लेने का काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कई बार क्या होता है कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रख लेती है और बहुत कम शेयर ऑफ प्रॉफिट दूसरों को देती है, तो नॉर्मली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी द वेरियस ग्रुप ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व सच एज अ शेयर होल्डर, डिवेंचर्स होल्डर, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट। बहुत सारे जिससे क्या है कि इस हर एक ग्रुप का क्या होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। फॉर द एग्जाम्पल, डिवेंचर होल्डर वांट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट to increase, whereas a shareholder want to be reduce it so that the left over the come is more। नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर चाहता है कि इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है या उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो ज़्यादा मिले और उसको पेमेंट कम करना पड़े। डिवेंचर होल्डर क्या करता है, डिवेंचर चाहता है कि भैया उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिले। अब डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म डेप्थ होता है, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे ग्रुप्स में बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरीज, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। दैट्स ऑल।